हेलो दोस्तों, घटना चक्र इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशम व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण पे पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही है। यानी परंपरागत कहे तो पुरानी विचारधारा में। अंग्रेज़ों ने भारत को न केवल राज किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ होता है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर इनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 यानी 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके बाद 1858 से 1947 तक के ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, राज किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिमान व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता था। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि होना चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा कहे तो मार्केटिंग सुविधा होनी चाहिए, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। शक्ति में जैसे कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु आदि। परिवहन में रेल, सड़कें, पोत व वायु परिवहन। संदेश वाहन में डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि। बैंक में वित्त एवं बीमा। विज्ञान एवं तकनीकी, कुछ सामाजिक मद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं, को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पहलू उसके अल्पविकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता हुआ सार्वजनिक विकास, व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, रेल परिवहन विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरितकरण, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा
आदि अनेक विकासोन्मुख घटक है। विकासोन्मुख जो है ना घटक था। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ। भारत का आयात बहुत कम हुआ और विदेशी निर्भरता में कमी आई। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि का अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सरकारी आंदोलनों का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा करना। उपरोक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। भारत की अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचयन एवं तकनीक सुधार है। जनसंख्या में परिवर्तन है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन है। तकनीकी विद एवं नौकरशाह नहीं है। चलिए इसका व्याख्या को देख लेते हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्रकृति संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकी विद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो 24 तक। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसका भी 24 हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद 4 देखेंगे। देखिए कथन और कारण को पढ़ना है। ए में है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। कारण में देखिए NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए ए गलत है, आर सही है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन NIP पर गठित कार्यदल अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 20 से 25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चलिए 4 है, 5 देख लेते हैं। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तीनों सही यानी कि सभी सही हो जाएगा।
चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिसके बदलाव की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही है, जिसकी कम लागत पर उत्पाद एवं सेवा की प्रतिस्पर्धा हासिल करने में मिलता है। चलिए, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है निम्न प्रति व्यक्ति निम्न आय पूंजी निर्माण की निम्न दर, यानी कि दोनों होती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए होगा, इसका 1 और 2 होगा। अल्पविकसित शब्द समानता उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी, यानी इसी को छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन एवं प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। केवल इसमें जो है ना 4 नंबर छोड़ के सब हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ेपन, तकनीकी पिछड़ेपन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। क्या मत है? 8 नंबर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का क्या विद्यमान हो, यानी दोनों का मिली जुली हो। तो नेक्स्ट देते हैं। देखिए इसका देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। चलिए क्या मत है? 10 था, तो 11 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो निजी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या तात्पर्य है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विद्यमानता। चलिए 12 नंबर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। देखते हैं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
एक के श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, श्रम की संख्या ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत और विकसित अर्थव्यवस्था है। आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक में वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई जो है ना, इनमें से कोई नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषता है: प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास की योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय करना यानी खर्च करना। राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधान है, उद्योग की प्रधानता है नहीं है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है यानी बड़े लेवल पर बेरोजगारी है, वही है उद्योग की प्रधानता, विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण यानी कि लक्षण नहीं है। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, मतलब अनार्थिक तत्व मतलब उसका आर्थिक वृद्धि से कोई लेना देना, सामाजिक व्यवहार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि होगा, नहीं होगा। सॉरी दोस्तों। चलिए, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व देख लेते हैं। आर्थिक तत्व में कौन आता है और अनार्थिक तत्व में कौन आएगा। आर्थिक तत्व में जाकर प्रकृति, साधन, श्रम, शक्ति और जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात, संगठन। और अनार्थिक तत्व में जाकर सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। तो देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील है और मिश्रित है, दोनों है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट विषय में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जेनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। तेल के क्षेत्र में सुधार है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय व सार्वजनिक संस्था के सुधार। फिर इसके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यायिक प्रणाली में सुधार। 21 नंबर देख लेते हैं। तो उपरोक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म के भाग है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। भारत विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, यानी कि व्यक्ति और राज्य दोनों की। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज करता है, वही निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। चलिए दोस्तों, ये समाप्त हो गया। अगला चैप्टर होगा राष्ट्रीय आय।